हेलो आर्ट्स लवर, कैसे हैं आप लोग। तो थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज किस टॉपिक पे हम लोग ड्राइंग करने वाले हैं। ये आज जो मैं ड्राइंग करूंगा वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट भी होने वाला है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग वर्क है। और जो मैं ड्राइंग करूंगा इसमें किसी भी तरह का ब्लेंडिंग टूल यूज़ नहीं करने वाला है। और प्लस मैं जो आज टेक्निक यूज करूंगा इसमें किसी भी तरह का ब्लेंडिंग टूल यूज़ नहीं करने वाला हूँ। तो ये और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट की पॉइंट के बारे में पता चलेगा जो आपको अपने ड्राइंग को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो वो सारा पॉइंट्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। जो क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा आपको। और ऐसा प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या की पॉइंट्स आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए अपने ड्राइंग में, जिससे आपका ड्राइंग एक अलग लेवल तक जाए। वो भी मैं आपको वीडियो के बीच में शेयर करूंगा। तो चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए सीधे टॉपिक पे आते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो डू दी सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए आज का ड्राइंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज जो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ वो ग्रिड मेथड का यूज करके कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक परफेक्ट आउटलाइन चाहिए था। तो यहाँ पास हमारा ग्रिड बन के तैयार है। तो ग्रिड मेथड में बेनिफिट क्या है ना कि आपको छोटा छोटा बॉक्स होता है, तो इसमें आपको ऑब्जर्व करने में काफ़ी इजी होता है कि कहाँ पास कौन सा चीज़ इंप्लीमेंट होगा। जैसे आइज़ कहाँ पास बनेगा, नोज़ कहाँ पास बनेगा, हेयर कहाँ पास बनेगा, वो ऑब्जर्व करने में काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। और बेसिकली इसका यूज ज़्यादातर कमीशन वर्क जब होता है उसके लिए यूज करते हैं, ताकि एक परफेक्ट आउटलाइन बना सके। लेकिन बहुत सारे जो आर्टिस्ट है इसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पास ये चीज़ गलत है। आपको फ्री हैंड भी प्रैक्टिस करना चाहिए। ये कर रहे चलिए ठीक है, लेकिन साथ में फ्री हैंड भी प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि आपका ऑब्जर्वेशन लेवल बढ़े और आप फ्रीली कहीं भी ड्राइंग बना सके। अब यहाँ पास हमारा ड्राइंग बन चुका है, तो अब इसमें मैं शेडिंग ऐड कर रहा हूँ। तो शेडिंग भी नॉर्मल आपको स्ट्रोक दे के करना है, ताकि आपका एक स्मूथली लुक आए और जो हमारा शेडिंग है वो परफेक्ट लगे। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट किसी भी डायरेक्शन में अगर रफ करना चाहेंगे तो इससे वो परफेक्शन नहीं आता है, और कहीं ना कहीं डार्क ज़्यादा हो जाता है और कहीं कहीं लाइट ज़्यादा हो जाता है। तो उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि कहाँ पास वैल्यूज़ कौन सा देना है, कितना देना है, वो सारा चीज़ को ऑब्जर्व करके आपको इम्प्लीमेंट करना है। और इस मेथड का यूज करेंगे तो शेडिंग करना काफ़ी इजी हो जाएगा और जो हमारा टोन है वो स्मूथली आएगा। और इसका अगर प्रैक्टिस करना है तो नॉर्मल पहले आप सर्कल बनाइए और सर्कल में इसका प्रैक्टिस कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका शेडिंग जो इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट हार्ड चीज़ लीजिएगा तो आपको उसमें डिफ़िकल्टी आ सकता है, और डिफ़िकल्टी आएगा तो आप कहीं ना कहीं निराश होंगे और आपको लगेगा कि मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ के लिए नॉर्मल पहले छोटा छोटा चीज़ से स्टार्ट कीजिए, तब जा करके आप पोर्ट्रेट पे जाइए। क्योंकि पोर्ट्रेट बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है, क्योंकि उसमें हर चीज़ को देखना पड़ता है। आइज़ को देखना पड़ता है, नोज़, चीक्स, हेड, ऐसे बहुत सारे चीज़ है जो आपको हर एक चीज़ को देखने में क्या होता है कि आपका बहुत बड़ा एरिया बन जाता है, जिसमें आपको हर चीज़ को ऑब्जर्व करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आता है। अगर आप डायरेक्ट नॉर्मल एक से चीज़ लीजिएगा, जैसे कि आप आइज़ को सिर्फ ले सकते हैं, आइज़ को ले करके उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं किस तरह से शेडिंग होना चाहिए। वो सारा चीज़ करने से आपका इम्प्रूवमेंट होगा। और यहाँ पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको देखिए हर चीज़ को देखना पड़ेगा, हर एक पोज को धीरे धीरे उसमें रफ करना पड़ेगा, ताकि हल्का सा भी पोज ना छूटे और स्मूथली जो हमारा शेड है वो आ सके। क्योंकि देखिए यहाँ पास भी मैं शेडिंग किया हूँ, तो हर एक चीज़ को मैं वहाँ ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ऑब्जर्व करने के बाद देख रहा हूँ उसका टोन क्या है, कितना डार्क है, कितना लाइट है। ऑब्जर्व करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और प्लस जब भी शेडिंग कर रहे हैं तो आप लाइट से डार्क किया हो जाइए। इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि कहाँ पास कितना डार्क वैल्यू ऐड करना है या कितना लाइट वैल्यू ऐड करना है। अब मैं धीरे धीरे उसमें डार्क वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, और उसमें भी ऑब्जर्व करूँगा कि कितना डार्क है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँगा। तो यहाँ पास जैसे मैं बताया था कि आप नॉर्मल ग्रे स्केल डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके थ्रू भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कितना डार्क वैल्यू है, कितना लाइट वैल्यू है। उससे ऑब्जर्व करने में काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट फ़ोन से बनाएंगे तो फ़ोन में वो डार्कनेस या लाइटनेस नहीं पता चलता है। अब ब्राइटनेस कम या ज़्यादा भी होता है तो उससे पता नहीं चलता है कितना डार्क है कितना लाइट है। तो इसीलिए जब भी आप पोर्ट्रेट बना रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं, तो उसका एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, जिससे आपको जो शेडिंग है वो करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। और अगर ज़्यादा फ़ोन से आप ड्राइंग बनाएंगे तो हो सकता है आँख भी ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए पोर्ट्रेट बनाने के लिए रेफरेंस निकलवा लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, तब ड्राइंग कीजिए। क्योंकि जब भी आप ड्राइंग बनाते हैं तो ऑब्जर्वेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, और फ़ोन को आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा, काफ़ी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो इसीलिए प्रिंट आउट रहेगा, तो उसमें आपको डार्कनेस लाइटनेस बहुत ईजिली तरीके से समझ में आएगा, और उस चीज़ को ऑब्जर्व करके आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर सेकेंड हमारा आ जाता है
जो है हमारा पेशेंस लेवल, तो पेशेंस लेवल वो धीरे धीरे करके ही बढ़ेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पास विदाउट ब्लेंडिंग जो कैसे शेडिंग करते हैं वो लाया हूँ, ताकि आप जो शेडिंग टेक्निक है उसमें ज़्यादा टाइम दें। तो इससे क्या होगा कि आपका पेशेंस लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर ब्लेंडिंग टूल का यूज करते तो आप किसी भी तरह से शेडिंग कर देते, आप कम समय में किसी भी तरह से रफ करके उसको ब्लेंड कर देते, क्योंकि आप वो वैल्यू तो ले ही आ रहे हैं, लेकिन आपका क्या होगा उसमें पेशेंस लेवल नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप इस टेक्निक का यूज करेंगे, शेडिंग टेक्निक जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ कि विदाउट ब्लेंडिंग को किस तरह से ड्राइंग करें, तो इसमें आपका पेशेंस लेवल भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि आप इस चीज़ को ज़्यादा टाइम दे रहे हो, तो यहाँ पास आपका इम्प्रूवमेंट होगा। अब यहाँ पास जो हमारा चिक्स का भाग है, जो कितना डार्क से लाइट की ओर गया है, या जो हमारा बीच में हाईलाइट है, वो सारा चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके आपको इम्प्लीमेंट करना है। और जो शैडो वगैरह है उस चीज़ को भी ऑब्जर्व करना होगा, तब जा कर के वो लुक्स आ पाएगा। तो अब चलते हैं बियर्ड की ओर। तो इसमें जो हम लोग का शेडिंग है, डायरेक्ट शेडिंग करके भी मोनो जीरो इरेजर का यूज करके हाईलाइट दे सकते थे उस तरह से, लेकिन यहाँ पास मैं पेन का यूज कर रहा हूँ। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो मैं बियर्ड बना रहा हूँ तो इसमें जो हमारा हेयर है वो हाईलाइट ज़्यादा होगा और ज़्यादा अच्छी तरीके से उभर करके दिखेगा। तो इसीलिए मैं पेन से वहाँ पर स्ट्रोक दे रहा हूँ, और वही चीज़ मैं हेयर में भी इम्प्लीमेंट करूँगा। तो इससे क्या होगा कि वो हमारा जो लुक्स है वो उभर करके आने वाला है। तो इसीलिए मैं यहाँ पास पेन का यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके लिए भी टूल आता है, तो टूल के लिए अगर आपके पास पैसे हैं तो आप परचेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल घर का जो सामान है उसका भी यूज करके कोई भी तरह का ड्राइंग बना सकते हैं। तो यहाँ पास ज़रूरी नहीं है कि आप वही टूल का यूज कीजिए। तो अब मैं यहाँ पर शेड कर रहा हूँ और वो टोन लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब मैं हेयर में भी वही चीज़ करूँगा। तो हेयर में मैं कर दिया हूँ, अब मैं यहाँ पास वो टोन लाने की कोशिश कर रहा हूँ। बियर्ड का जो हमारा साइड का एरिया है उसमें जो हमारा स्ट्रोक दे दे के किस तरह से लुक्स लाएंगे वो सारा चीज़ देख रहा हूँ। तो बियर्ड में जो रूल फॉलो किया वही चीज़ मैं यहाँ पास हेयर में भी फॉलो कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने पेन से पहले लाइन दिया, लाइन देने के बाद फर्स्ट लेयर दिया, सेकेंड लेयर दिया, उसके बाद वहाँ पास मैं स्ट्रोक दे रहा हूँ, हेयर का डायरेक्शन दे रहा हूँ, कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है वो सारा चीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पास हर चीज़ को, हेयर क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट्स को आपको देखना पड़ेगा, हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब जा कर के आप रेफरेंस फ़ोटो से एग्जैक्टली इसको मिला सकते हैं। और यहाँ पास आपका प्रैक्टिस भी हो रहा है। तो इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारा कुछ इस तरह से लुक्स आएगा। तो हर एक पॉइंट्स को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, और ये जो हमारा हेयर है उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है, तब जा कर के आप उस तरह से ला सकते हैं लुक्स। तो यहाँ पास अगर मैं ब्लेंडिंग टूल का यूज़ करता तो हो सकता था और ज़्यादा स्मूथली और अच्छा लुक्स आ सकता था, लेकिन जस्ट मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पास पेशेंस लेवल को बढ़ाने के लिए। जस्ट कैसे अपने पेशेंस लेवल को बढ़ाया जाए तो उसके लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पास कोई ब्लेंडिंग टूल का यूज़ नहीं किया, क्योंकि हेयर में बेसिकली स्मूथ लुक देना पड़ता है, क्योंकि हमारा हेयर काफ़ी स्मूथली होता है। भले आप फेस टोन में वो स्मूथली लाए या नहीं लाए, लेकिन हेयर में आपको स्मूथली लुक लाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पास प्रैक्टिस कर रहे जस्ट, इसीलिए मैं यहाँ पास कोई भी टूल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश किया हूँ, इसीलिए कोई ब्लेंडिंग टूल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ यहाँ। अब यहाँ बैकग्राउंड का मैं टोन दे रहा हूँ, तो बैकग्राउंड में भी सेम वही चीज़, लाइट टू डार्क की ओर जाना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है कितना लाइट है कितना डार्क है, और इम्प्लीमेंट करना है। तो चलिए, अब हमारा ये ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। तो यही बहुत सारे लोग गलती करते हैं। तो यहाँ पर जब आपको लगे कि आपका शेडिंग पूरी तरीके से डन हो चुका है, तो वहीं पास आपका मेन काम स्टार्ट होता है। ये है आपका की पॉइंट, कि जब आपको लगे कि आपका ड्राइंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, तब उसमें और ज़्यादा काम कीजिए और ज़्यादा डिटेलिंग वर्क कीजिए, तब जा कर के आपका ड्राइंग बाकी से अलग लेवल तक जाएगा। तो ये है सीक्रेट उसका। तो इसीलिए देखिए, यहाँ पास भी हमारा शेडिंग डन हो चुका था, लेकिन मैं उसके बाद भी एक दिन के लिए इसको रखा और उसके बाद ऑब्जर्व किया कि कहाँ कहाँ और ऐड हो सकता था। तो अभी भी हमारा ड्राइंग 100% डन नहीं हुआ है। आप जितना ज़्यादा टाइम लोगे उतना बेहतर होता चला जाएगा। तो अभी के लिए हम लोग क्लोज करते हैं वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।